हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बराबर आप सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहले हम बातें कर लेते हैं कुछ पुरानी। कल आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट परागण। सुनिएगा ध्यान से, परागण ही चलेगा आज भी। परागण 2-3 पार्ट में आपके ये परागण पूरा होगा स्टूडेंट्स। तो आज परागण से संबंधित ये दूसरी क्लास रहेगी हमारी परागण से संबंधित। कल आपने परागण में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब किसी पुष्प के पराग कोश से पुंकेसर निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, या उस पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या उसी जाति के किसी अन्य पादप पर, जाति सेम होनी चाहिए दोनों पादपों की, उसी जाति के किसी अन्य पादप पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर यह परागकण आ जाए। 3 रूट हो गए इसके। तो यह घटना क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? यह घटना कहलाती है परागण। इस घटना को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। समझ में आ गया? परागण में क्या है कि जब परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी अन्य पादप पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है परागण। परागण 2 प्रकार का हो गया था स्टूडेंट। परागण 2 प्रकार का हो गया था, आपको ध्यान होगा। यही पूरा रिवाइज कर लेंगे, देखना हम परागण को, कि जब प्लांट चेंज नहीं होता। आप मेरी भाषा में समझिए कि जब प्लांट चेंज नहीं होता है, प्लांट सेम है, चाहे फिर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है या उस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, लेकिन प्लांट सेम है, तो इस कंडीशन में क्या है? स्वपरागण। अरे परीक्षा में ऐसा नहीं लिखना है कि प्लांट सेम रहता है तो स्वपरागण, ऐसा नहीं लिखना है। परीक्षा में परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उस पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्व क्यों कहा गया? क्योंकि जिस पादप का परागकण है उसी पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, उसी पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? स्वपरागण कह दिया। हो गई थी बात क्लियर। लेकिन जब परागकण इस पादप के पुंकेसर से या परागकोश से निकलता है और इसी जाति के किसी अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यहां पर आप देखिए पादप चेंज हो गया। पर यानी पराया, दूसरा है ना, तो पादप चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में जब परागकण यहां से उसी जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा स्टूडेंट, तो इस घटना को क्या कह दिया जाएगा? इस प्रकार के परागण को कह दिया जाएगा परागण। तो परागण का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और बातें करते हैं कि परागण में जो स्वपरागण है उसमें क्या होता है कि उसमें 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो है कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे हमने कहा था, आपको ध्यान रहा होगा, क्या कहा था? स्वयुग्मन। क्या कहा था? स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन में क्या होता है कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, लेकिन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंचे बल्कि उस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ये सेकंड कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को कहा जाता है सजातीय पुष्पी परागण। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और, है ना, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पी परागण। और सेकंड टाइप हो जाता है, ये फर्स्ट टाइप हो गया स्वपरागण, सेकंड टाइप हो गया स्टूडेंट्स परपरागण, और फर्स्ट टाइप जो है स्वपरागण, उसके भी 2 टाइप हो गए, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पी परागण। तो परागण वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी आपको थोड़ी बारीकी से इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सरल टॉपिक होते हैं ना, उनमें
नंबर ज्यादा गवाते हैं बच्चे, क्योंकि ज्यादा सीरियसली उन टॉपिक्स को वो लेते नहीं हैं। एक नंबर की परिभाषा पूछ ली, स्वयुग्मन किसे कहते हैं? परागण तो कहीं से कहीं तक शब्द ही नहीं आया, स्वयुग्मन किसे कहते हैं? अब पता नहीं आप क्या युग्मनज वगैरह कुछ पता नहीं क्या लिख करके आ जाए ना, तो स्वयुग्मन क्या है? परागण का एक टाइप है भाई, परागण का एक टाइप है कि जब पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है? स्वयुग्मन कहलाती है। तो थोड़ा बारीकी से पढ़ना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो कल की बातें हो गई थी। अब आज आप क्या पढ़ेंगे? स्वपरागण और परपरागण के दूसरे पोर्शन में आप क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आप पढ़ेंगे कि जिन पादपों में स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण के लिए उन पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? स्वपरागण के लिए उन पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? और जिन पादपों में परपरागण होता है स्टूडेंट, परपरागण होता है, परपरागण होता है, तो परपरागण के लिए भी पादपों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। तो वो अनुकूलन कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पादपों में स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं और पादपों में परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्वपरागण के अनुकूलन और परपरागण के अनुकूलन से संबंधित रहेगी। इसको हटाते हैं और सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पहला, स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। युक्तियां शब्द भी आ सकता है, तो इससे भी आप परिचित रहें। अनुकूलन ही इसका मतलब यहां पर समझा जा सकता है। तो स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझिए, फिर लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। लिखने वाली कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि ये विकल्प है ना, कि जब तक हमें ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल जाती तब तक ऑनलाइन क्लासेस को आप विकल्प बनाए रखिएगा, ठीक है ना। इससे नफरत मत करिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो इस समय में आपको घर बैठे एजुकेटेड कर सकता है। तो इससे आप थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको कुछ समस्याएं आ रही हो, लेकिन आपको खुद को भी तो आगे आना पड़ेगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को परिश्रम करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बात तो होती है कि इजीली समझ में आ जाती है, दूसरी बात होती है कि समझने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपको इजीली समझ में आ रही है तो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो बहुत बहुत। अगर नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, तो फिर समझने की आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए, कमी मत निकालिए उसमें कि यार समझ में नहीं आता। अगर आपने पहले ही कह दिया कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, तो कभी समझ में आ ही नहीं पाएगा। फिर तो समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करिए। अगर हम भी कह देते कि यार ऑनलाइन पढ़ाने में मजा नहीं आता, जब हम आए थे तो हमें ना यूट्यूब चलाना आता था, इतना सारा टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप, कैसे पेन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं आता था भाई। अगर हम ये कह देते कि यार ये चलाना नहीं आता भाई, बैठे रहो, तो बैठे रहते। अब तक आप भी बैठे रहते, हम भी बैठे रहते। तो हमने सीख लिया चलाना, और काफी अच्छा सीख लिया। आने वाले समय में तो पता नहीं क्या अपडेट मिलने वाले हैं आपको। आप लोग थोड़ा समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आप अब तक 1000 सब्सक्राइबर इसके बढ़ा देते तो हो सकता है कि आप हमारी लाइव क्लासें देख रहे होते, है ना। तो कोशिश करिए, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव आकर के पढ़ाना बोर्ड पर आपको शुरू कर दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको इसी प्रकार की क्लासें मिलेगी। आप चाहते हो कि बिल्कुल लाइव क्लास चले, आपके कमेंट में लाइव पढ़ूं, बोर्ड पर आप मुझे लाइव देखें, तो इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर तक आपको इस चैनल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही YouTube लाइव का ऑप्शन देता है, लाइव का ऑप्शन देता है। अभी हमारे पास केवल लाइव चैट का ऑप्शन है, लाइव का ऑप्शन नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर अगर आप बढ़ा देते हैं, वहां तक आप इस चैनल को पहुंचा देते हैं, तो फिर हमें लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फिर और मजा आने वाला है। चलिए, स्वपरागण के लिए युक्तियां कौन कौन सी है, युक्तियों को समझिए। देखिए स्टूडेंट, स्वपरागण कब होगा? पहली युक्ति, पहली युक्ति, पहला अनुकूलन क्या है? पादप को या पुष्प को क्या होना पड़ेगा? उभयलिंगी होना पड़ेगा। बताओ, बिना उभयलिंगिता के, अगर पादप उभयलिंगी नहीं है तो बताइए क्या बिना उभयलिंगिता के स्वपरागण हो सकता है क्या? उभयलिंगी समझा ना हमने, पहले चैप्टर में समझ लिया, लैंगिकता वाले चैप्टर में। यानी कि जैसे मान लीजिए कि पुष्प उभयलिंगी है, तो जिस पुष्प के अंदर मादा जन्नांग प्रेजेंट है उसी में क्या होना चाहिए? नर जन्नांग भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन है, तभी क्या होगा?
तभी स्वपरागण होगा, अन्यथा स्वपरागण हो ही नहीं सकता। या फिर कंडीशन ये नहीं है तो जिस पुष्प पे जिस पादप पे मादा पुष्प आ रहा है उसी पर क्या आना चाहिए, उसी पे नर पुष्प आना चाहिए। बिल्कुल इस कंडीशन में भी स्वपरागण, इस कंडीशन में भी सॉरी यार थोड़ा गला खराब है आज, आपको लग भी गया होगा। इस कंडीशन में भी स्वपरागण हो सकता है। तो बिल्कुल स्वपरागण की पहली कंडीशन, पहला अनुकूलन है कि पादप को या पुष्प को क्या होना पड़ेगा, उभयलिंगी होना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। मटर आप ले सकते हैं, मटर, गुड़हल आप ले सकते हैं, गुड़हल भी उभयलिंगी है ना, गुड़हल, हिबिस्कस जिसको कहते हैं। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात पर आते हैं, और क्या होना चाहिए भाई। तो एक आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता देखिए नाम से स्पष्ट है, समकाल पक्वता का मतलब क्या है, यानी समान काल में परिपक्वन। किसका? अरे भाई एक तो मादा युग्मक किसके अंतर्गत है, इधर है। अब इधर स्त्री केसर परिपक्व होगा तभी तो वर्तिकाग्र के अंदर आवश्यक परिवर्तन होंगे और वर्तिकाग्र सक्षम बन जाएगा। किस बात के लिए सक्षम बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, किस बात के लिए सक्षम बन जाएगा वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र सक्षम बन जाएगा पराग कणों को ग्रहण करने के लिए। तो ठीक है, मान लीजिए ये तो परिपक्व हो गया, लेकिन मान लीजिए कि ये जो पराग कोश है ये परिपक्व ही नहीं हुआ, इधर पराग कण ही नहीं बने अभी, तो फिर यहां से परागकण निकलेगा ही नहीं, तो ग्रहण किसको करेगा? तो स्वाभाविक बात है किसी दूसरे पड़ोसी पादप का परागकण आ गया तो उसे ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये तो परिपक्व है, ये तो तैयार है ना। तो दूसरे पादप का परागकण आ गया तो उसको ग्रहण कर लेगा इसी जाति का। तो इस कंडीशन में परपरागण हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, परपरागण। लेकिन मान लीजिए कि जिस समय ये स्त्री केसर परिपक्व हुआ है उसी समय पराग कोश भी परिपक्व होकर के फट जाए, इसमें से भी परागकण बाहर आ जाए, तो कंडीशन किसकी बढ़ जाती है? तो अब कंडीशन बढ़ जाती है स्वपरागण की। तो अनुकूलन में दूसरा अनुकूलन कौन सा हो जाता है स्टूडेंट्स? अनुकूलन में दूसरा अनुकूलन हो जाता है समकाल पक्वता। कौन सा? समकाल पक्वता। स्टूडेंट्स तीसरा और इंपॉर्टेंट अनुकूलन है, इसके ऊपर परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कहा जाता है अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता थोड़ा बोलने में ध्यान रखना भाई। अनुन्मिल्यता, ये अनुन्मिल्यता क्या होता है सर? अरे अ जो है ना, अन, ये एक उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द तो उन्मिल्यता होता है। उन्मिल्यता, उन्मिल्यता का मतलब होता है खिलना। खिलना क्या होता है स्टूडेंट? खिलना। जैसे पुष्प नहीं खिलता क्या, तो पुष्प के खिलने को ही हम क्या कह सकते हैं? उन्मिल्यता। यानी पुष्प खिल रहा है मतलब उन्मिल्य पुष्प है, पुष्प खिला हुआ है, पुष्प उन्मिल्य है। आगे बात समझ में। लेकिन मान लीजिए कोई पुष्प खिलता ही नहीं है, वो कलिका में ही बंद रहता है, तो ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ऐसे पुष्पों को कहा जाता है अनुन्मिल्यता। क्या कहा जाता है? अनुन्मिल्यता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अनुन्मिल्यता क्या है। तो ऐसे पादप जिनके पुष्प, ऐसे पादप जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते हैं, हमेशा कलिका अवस्था में रहेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए पुष्प है तो ये सारे दल, बाह्य दल इस प्रकार से बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं। और स्त्री केसर, वर्तिका, पुंकेसर सब अंदर होते हैं, बाकी बाहर से बंद है पुष्प। परिपक्व है लेकिन फिर भी बाहर से क्या है? बंद है, खिला नहीं है। जनरली पुष्प कैसा हो जाता है, आपने देखा था ना, अपने प्रारंभ में चित्र बनाया था, है ना। प्रारंभ में हमने चित्र बनाया था कि पुष्प तो इस प्रकार का होता है, खिला हुआ, जिसमें फिर एक स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होते हैं, ऐसा खिला हुआ पुष्प होता है। तो ये तो उन्मिल्य पुष्प है। लेकिन ये जो बंद पुष्प है इसको क्या कहा जाएगा? अनुन्मिल्य पुष्प कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनुन्मिल्य। तो भाई अगर मान लीजिए कि किसी पादप के अंदर, अगर किसी पादप के अंदर अनुन्मिल्य पुष्प हैं, तो बताइए उसमें परपरागण होगा क्या? अरे परपरागण कैसे होगा? पुष्प अनुन्मिल्य, देखो यहां पर समझिए, पुष्प तो अनुन्मिल्य है, बंद है, तो जो पराग कोश से परागकण निकलेगा वो बाहर कैसे निकलेगा? वो तो अंदर का अंदर ही रहेगा। तो अंदर का जो स्त्री केसर है उसी पर पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी, उसी पर पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी। यानी अगर कोई पुष्प अनुन्मिल्य है
तो उसमें किसकी कंडीशन बढ़ जाती है? स्वपरागण की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अनुकूलन आप ध्यान रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स। पहला उभयलिंगिता, दूसरा समकाल पक्वता और तीसरा अनुन्मील्यता। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये केवल हमने समझा है, अब हम इसको लिखेंगे और लिखने के साथ भी एक बार फिर उदाहरणों सहित पुनः समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्वपरागण प्रदर्शित करने के लिए पादपों में निम्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के कौन कौन से? तो पहला जो मैंने आपको समझाया था उभयलिंगिता। उभयलिंगिता क्या है? आप सब जानते हैं कि जब नर जननांग यानी कि पुंकेसर और मादा जननांग यानी कि स्त्री केसर एक ही पुष्प पर प्रेजेंट हो, एक ही पुष्प पर प्रेजेंट हो, एक ही पादप पर प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उभयलिंगिता कहते हैं। ध्यान दें, ऐसे पादप प्राय उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। एक ही बात है, नर व मादा पुष्प भी कह सकते हैं, एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण मटर। आप चाहें तो मैंने जो एक और एग्जांपल आपको लिखाया था आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आ ही गया है उदाहरण ध्यान में तो फिर क्यों छोड़ते हैं? मटर है ही सही, मटर के साथ आप स्टूडेंट्स ऐड कर लीजिए गुड़हल को भी। ये लीजिए, ये भी उभयलिंगी होता है, गुड़हल को भी ऐड कर लीजिए भाई। ये लो, 2 उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुकूलन देखने को मिलता है समकाल पक्वता। बिल्कुल सही पढ़ा है, समकाल पक्वता। ऐसे पादपों में पुष्प के नर व मादा जननांग यानी स्त्री केसर और पुंकेसर का परिपक्वन एक साथ होता है। दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है स्टूडेंट? बढ़ जाती है। इसका उदाहरण है गुलब्बास, जिसका साइंटिफिक नाम है मिराबिलिस जलापा, और सदाबहार केथारेंथस, साइंटिफिक नाम है केथारेंथस। ठीक है, सदाबहार आप जानते हैं ना क्या कहते हैं अपन? सदाबहार ही तो कहते हैं जिसपे 12मासी फूल आते हैं। 12मासी, हाँ 12मासी के नाम से भी जानते हैं इसको ना। तो ये भी जो है समकाल पक्वता इसके अंदर भी देखने को मिलती है। और गुलब्बास यानी कि मिराबिलिस जलापा में भी समकाल पक्वता देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, गुलब्बास आ ही गया है तो थोड़ी सी बात गुलब्बास पर कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुलब्बास, और बिल्कुल आपको गुलब्बास के बारे में कुछ विशेष बताया जाएगा। बस मैं एरो ढूंढ रहा हूं भाई, कहां चला गया? ये रहा, ये लीजिए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें आप साइंस क्लासेस के साथ पूरे साल पढ़ते रहेंगे। ऐसी चीजें पढ़ते रहेंगे जो बिल्कुल एंटिक होती है, बिल्कुल अलग होती है, और हर साल कुछ ना कुछ नया आपको यहां पर देखने को मिलता है। गुलब्बास, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स 4 बजे का पादप। 4 बजे का पादप, ये लीजिए भाई। ये क्या बात हो गई सर, 4 बजे का पादप? ऐसा क्यों? 4 बजे का पादप क्यों कहते हैं इसको? तो भाई 4 बजे का पादप कहने का कारण है कि जो मिराबिलिस जलापा या गुलब्बास है, इसमें जो पुष्पन की क्रिया होती है ना स्टूडेंट, पुष्पन की क्रिया होती है वो जनरली शाम के समय होती है, शाम को होती है। शाम को इसके अंदर पुष्पन होता है। 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में इसमें पुष्पन होता है। तो कई बार 5 o'clock या 6 o'clock भी आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग 4 बजे से होती है। इसलिए राइट आंसर क्या है? 4। और इसीलिए इस पादप का नाम क्या हो गया? 4 बजे का पादप। तो ये थोड़ा सा लेट आफ्टरनून इसमें पुष्पन की क्रिया होती है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह देते हैं? 4 o'clock प्लांट भी इसको कह देते हैं, यानी कि 4 बजे का पादप भी इसको कह देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और बताया ना आपको, साइंस क्लासेस के साथ रहोगे तो इस प्रकार के कई फैक्ट्स आपको जानने को मिलते रहेंगे बिना किसी प्रेशर के, एक्स्ट्रा प्रेशर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुन्मील्यता, अच्छा इसको मिटा दूं क्या, है ना? आप नोट कर लेंगे बाद में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार फिर आप कहीं नोट कर लीजिए, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 बजे का पादप भी इसको कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। आप पूछ रहे हैं सर क्लास लगेगी क्या, सर क्लास लगेगी क्या? अनुजा का मैसेज आया है, सर क्लास कितनी बजे है? तो बेटा देख लो अभी, है ना। इतना रिकॉर्ड कर चुका हूं, और हो सकता है कि इसमें 15 से 20 मिनट और लग जाए, तो आपकी क्लास 8:30 से 9 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूं 8:30 से 9 के बीच में रहेगी। ठीक है, 8:30 से 9 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल लाइव मैसेज कर दिया मैंने, और
ग्रुप में भी एक मैसेज कर देता हूं, आप मुझे मैसेज करके लेट मत करो रे, नहीं तो 9 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतने सारे सवाल नहीं। आपकी क्लास 8:30 से 9 के बीच में अपलोड हो जाएगी और आप हमेशा इसके लिए तैयार रहा करो। अगर 9 बज जाती है मान लीजिए, तो फिर उसके बाद क्लास अपलोड नहीं करूंगा मैं आपकी। 8:30 से 9 के बीच में रहेगी, तो आप 9 बजे तक वेट किया कीजिए, है ना। और ये टाइम चूंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूं तो बराबर आपको आंसर नहीं कर पाता हूं। चलिए फिर आ जाते हैं वापस इधर। ओके, हो गई आप लोगों से बात, अभी डबल बात होगी आपसे, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया ना, बताओ ले लिया क्या? अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता अभी अभी समझाया मैंने आपको। अनुन्मिल्यता मैंने अभी अभी आपको समझाया है। अनुन्मिल्यता क्या है भाई? देखो पढ़ो, कुछ पादपों में पुष्प कभी नहीं खिलते हैं वरन हमेशा बंद रहते हैं, अनुन्मिल्य पुष्प कहलाते हैं। वही बात, ऐसे पादपों में स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण वायोला, कनकोवा, है ना। अब देखिए, जरूरी नहीं होता, मैंने पहले भी बताया आपको कि जरूरी नहीं होता कि जिस पादप के विषय में आप पढ़ रहे हैं वो पादप आपका देखा हुआ हो। याद कर लीजिए, बातें वहां पर भी चल रही थी। मैं बिल्कुल आपके कुलों पर काम कर रहा हूं, है ना। जो फैमिलीज है, प्लांट फैमिलीज, पादप के कुल जो है उस पर मैं वर्क कर रहा हूं और कई सारे उदाहरण बना भी रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो, और अभी पाठ पूरा भी नहीं हुआ है, तो जितने भी कुल आएंगे फिर उसके अपन जो है ना एग्जाम्पल भी हम साथ के साथ आपको सेंड कर देंगे। लेकिन बच्चों उससे भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि मान लीजिए, अब थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझिए कि कोई भी एक कुल आ गया, है ना, कोई भी एक कुल आ गया। अब उस कुल का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि भाई इस कुल के अंदर ये उदाहरण है, लेकिन आपका उदाहरण भी देखा हुआ नहीं होगा, तो भी वो कोई कंफ्यूजन। यानी कुल मिलाकर के बायो के अंदर कुछ चीजें सिर्फ ऐसी होती है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, जिसको आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यार चलो ठीक है, आलू टमाटर गाजर मूली तक बात आएगी तो उनके कुल आपको याद है। लेकिन अब मान लीजिए कनकोवा, तो कनकोवा भी देखा हुआ नहीं, अभी किस कुल का है वो भी देखा हुआ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कुछ चीजें हमारी देखी हुई हो, सारी चीजें हमारी देखी हुई हो, ये जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। चलो कुछ एग्जांपल इसमें बढ़ा लेते हैं। मूंगफली आपकी देखी हुई है क्या? लो फिर ये लीजिए, मूंगफली ऐड कर लीजिए। अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं, मूंगफली के पुष्प भी कभी नहीं खिलते। याद था क्या आपको? है नहीं याद था तो अब याद कर लीजिए, मूंगफली के भी कभी नहीं खिलते। ऑक्जेलिस, ना ऑक्जेलिस क्या, ऑक्जेलेरिस है ना। ठीक है भाई, क्या है देखिए, ऑक्जे ऑक्जेलिस ही लिखिए आप, ऑक्जेलेरिस ने ना, ऑक्जेलिस ही है भाई ना, ऑक्जेलिस। ठीक है ना। ऑक्जेलिस और ऑक्जेलेरिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको क्लियर किया है अपन ने। ऑक्जेलिस ही आएगा भाई, क्या आएगा? ऑक्जेलिस ही आएगा। तो ये थोड़े दो एग्जांपल ऐड कर लीजिए। वैसे ज्यादातर वायोला और कनकोवा पूछा जाता है। तो ये अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं, ये कभी नहीं खिलते हैं, इसलिए इनमें स्वपरागण की संभावना ज्यादा होती है। तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाइएगा बैठ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, है ना, और चूंकि यहां चैप्टर काफी विस्तार से पढ़ाया जाता है, तो आप ये मत सोचना कि यार इतने दिन हो गए, 15 दिन में एक ही चैप्टर पूरा हुआ है क्या। दूसरा 15 दिन निकल गए, अभी तक दूसरा चैप्टर पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल लंबा चलेगा चैप्टर। आपके पूरे 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर को पूरा करने के लिए, 16 चैप्टर को पूरा करने के लिए पूरा 10 महीने का समय देती है बोर्ड। तो आप समझ लीजिए एक चैप्टर को लगभग 15 से 20 दिन का एक चैप्टर होता है, और उसी गति से अपन पढ़ रहे हैं, उसी गति से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी काफी डीपली स्टडी करवाती है और काफी डिटेल से हम बातें करते हैं इसमें एक एक चैप्टर पे। तो स्वाभाविक बात है, जब डिटेल से बात करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर में आपको एक लंबा समय व्यतीत करना होगा। 15 से 20 दिन का एक चैप्टर यहां पर रहने वाला है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, सब्र के साथ धैर्य के साथ पढ़ते रहना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्वपरागण के महत्वों पर भी थोड़ी बातें करेंगे। देखिए स्टूडेंट, महत्व को आप ऐसे समझ लीजिए पहले तो कि महत्व का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे तो इस महत्व शब्द से ही कंफ्यूज हैं कि महत्व क्या होता है। जब भी महत्व आता है ना, आप देखना, सच सच बताना कौन कौन ये काम करता है। महत्व जब भी आता है कौन कौन लाभ गिनाने लग जाता है, बताओ बताओ फटाफट।
जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वपरागण के महत्व बताइए या किसी भी चीज के महत्व बताइए, तो आप जनरली क्या गिनाने बैठ जाते हो? जनरली लाभ गिनाने बैठ जाते हो आप, कि लाभ। अरे भाई, क्या लाभ महत्व है क्या? जी सर, लाभ महत्व है, बिल्कुल है। तो फिर हानि क्या है? हानि क्या है? प्यारे बच्चों, हानि भी महत्व के अंदर ही आती है। महत्व का मतलब क्या होता है? किसी भी, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी चीज है, उसका किसी जैविक या अजैविक कारक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो प्रभाव प्लस में भी यानी कि लाभदायक भी हो सकता है, वो प्रभाव हानिकारक भी हो सकता है। वो प्रभाव ही क्या कहलाता है? वो प्रभाव ही महत्व कहलाता है। तो जब भी आपसे महत्व पूछा जाए ना माय डियर स्टूडेंट, केवल लाभ गिनाने मत बैठ जाइए आप, केवल लाभ गिनाने मत बैठ जाइए आप। देखिए, कभी कभी मैंने पहले भी बताया आपको कि जिह्वा जो है ना, ये अटक जाती है। इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिए कि सर को बोलने में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट है। सर बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, तुम्हारी कसम बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूं, बस कभी कभी जीभान अटक जाती है। बोलने में हमारे कोई डिफेक्ट नहीं है। आ गई क्या बात समझ में? यस करो फटाफट। आ गई क्या बात समझ में? बोलो फटाफट। हाँ, क्या समझ में आई? अरे बोलने वाली नहीं, ये वाली समझ में आई कि नहीं? महत्व वाली। महत्व में आप लाभ भी लिखोगे और हानि भी लिखोगे। आगे समझ में है ना? लाभ भी लिखोगे और हानि भी लिखोगे, केवल लाभ गिनाने मत बैठ जाना। चलो फिर महत्व लिखना शुरू करते हैं। ये लीजिए, पहले लाभ क्या? इसमें परागण निश्चित व परागकण बहुत कम संख्या में आवश्यक होते हैं। बिल्कुल, परागण निश्चित ही होगा क्योंकि उसी पुष्प पे तो पहुंचना है, तो परागण निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए कोई अनुन्मिल्य पुष्प है, तो परागण निश्चित है, उसके अंदर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि परागकण कहीं चला जाएगा उड़ करके। और परागकण बहुत कम संख्या में आवश्यक होते हैं। भाई संख्या कम ही तो चाहिए ना। मान लीजिए यहां कोई पादप था और उसको, उसका परागकण को यहां पहुंचना था, तो भाई इसके लिए तो काफी लंबा जर्नी करना था। काफी लंबा जर्नी करना था, तो कुछ परागकण कहीं उड़ गए, कहीं है ना रह गए, तो काफी ज्यादा संख्या में परागकण बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वपरागण में तो जर्नी बहुत शॉर्ट है, उसका पादप का उस पादप पर ही जर्नी करना है, तो यहां पर बहुत ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला लाभ है स्वपरागण का। दूसरा लाभ क्या है? इसमें समयुग्मजी संतति बनती है। समयुग्मजी संतति क्यों बनती है? क्योंकि सेम पादप का परागकण है, यानी नर युग्मक भी उसी पादप का है जिस पादप का मादा युग्मक होता है। तो इस कंडीशन में स्वपरागण के कारण जो संतानें उत्पन्न होती है, उसमें समयुग्मजी संतानें बनने की संभावना। ऐसा नहीं है बच्चों आप यूं कह दो कि यार विषम युग्मजी नहीं बनती क्या सर? अरे विषम युग्मजी भी बन सकती है, विषम युग्मजी भी बन सकती है, लेकिन समयुग्मजी बनने की संभावना होती है, आप ऐसा समझिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पर परागण है, मान लीजिए कि पर परागण हो रहा है, तो पर परागण में कभी भी समयुग्मजी संतति बनने की संभावना नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्वपरागण में समयुग्मजी संततियां बन सकती है। आगे बढ़िए। इसका उपयोग शुद्ध लक्षणों को बनाए रखने के लिए होता है। शुद्ध लक्षण क्यों? शुद्ध लक्षण क्यों? शुद्ध लक्षण मतलब यार जिस पादप का परागकण है उसी पादप की अंडकोशिका होगी, है ना। तो क्रॉस तो उसी पादप का उसी पादप में हो रहा है ना, तो नया पादप का लक्षण थोड़ी आ रहा है। किसी दूसरे पादप का परागकण आता, किसी दूसरे पादप का परागकण आता मान लीजिए, तो उस पादप का लक्षण भी इस पादप में आ जाता। लेकिन यहां तो पादप सेम है, तो जो लक्षण इस पादप में है, इससे जो संतानें उत्पन्न होगी वही लक्षण उस संतान में भी होगा। यानी शुद्ध लक्षणों को बनाए रखता है स्वपरागण, और इसमें पुष्पों को आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बात को समझिए, अगर आपको ध्यान रहा हो तो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि पुष्प का आकर्षण क्या काम करता है। जो रंगीन पंखुड़ियां होती है उनका काम क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम के द्वारा आपको समझाया था कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीट आकर्षित होते हैं इन पुष्पों से, इन रंगीन पंखुड़ियों से कीट आकर्षित होते हैं, और जब आते हैं यहां से मकरंद लेते हैं तो साथ में परागकण लेकर उड़ जाते हैं और किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण। समझिएगा क्या होता है? पर परागण होता है, यानी कि पर परागण हो रहा है तो इन दलों का रंगीन होना जरूरी है, क्योंकि ये रंगीन नहीं होगा तो कोई भी कीट इनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई पादप स्वपरागण कर रहा है,
जिस पुष्प का पराग कोश है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना है। स्वपरागण कर रहा है तो बताओ यहाँ कीट की आवश्यकता है क्या? आए तो आ, नहीं तो मत आ, तेरी मर्जी भाई, है ना, तेरी मर्जी, मत आ, नहीं आ रहा है तो हमें कौन सा कहां का जाना, यहाँ का यही तो आना है। तो यानी कि पुष्प यहाँ पर आकर्षक, रंगीन और आकर्षक नहीं होंगे ना तो भी स्वपरागण हो जाएगा, तो भी स्वपरागण हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ लाभ है स्वपरागण के। इसके अलावा कुछ हानियां भी होती है। स्टूडेंट्स, हानियां क्या होती है? हानियां क्या होती है? तो हानि ये है भाई कि जब नए पादप का कोई परागकण आ ही नहीं रहा है, पादप उसी का उसी में परागण कर रहा है, उसी का नर युग्मक उसी की अंडकोशिका को फर्टिलाइज करने वाला है, तो ऐसे पादपों में कोई भी नया लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। जो लक्षण जनक में है वही लक्षण संतानों में होंगे। नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। नया लक्षण उत्पन्न नहीं होगा यानी पादपों में विभिन्नताएं नहीं होगी। विभिन्नताएं नहीं होगी तो वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाएगा पादप, कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी तुरंत नष्ट हो जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे अभी विपरीत परिस्थितियों में नष्ट हो रहे हो ना, क्या? विभिन्नताएं होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस सब पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति की डिमांड क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना होगा, नया तरीका अपनाना होगा और हमें भी नया तरीका अपनाना होगा। अब अगर नहीं अपना पा रहे हो ना तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। आगे क्या बात है समझ में? जीव विज्ञान से समझा रहा हूं आपको। देखो, विभिन्नता व वातावरण के प्रति अनुकूलन में कमी आ जाएगी क्योंकि नया लक्षण नहीं आ रहा है, नए पादप से कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। जब विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी तो वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाएगा कोई भी पादप या कोई भी जीव। आगे बात समझ में? तो स्वपरागण के कारण अनुकूलन क्षमता में भी कमी आती है। समय के साथ रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। वही वाली बात है, विभिन्नता से इसको रिलेटेड करके समझ सकते हो आप। और उपज में भी कमी आ जाती है, पैदावार में भी कमी आ जाती है। तो ये स्वपरागण के कारण कुछ स्वपरागण के कुछ इंपॉर्टेंस है जिसमें कुछ लाभ है, कुछ हानियां हैं। तो सिंपल टॉपिक है वैसे तो आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आते हैं सीधा परपरागण के लिए। परपरागण के लिए भी कुछ अनुकूलन देखने को मिलते हैं। वह अनुकूलन क्या है? पहला, उसके अपोजिट चलेगा, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वबंध्यता क्या है? देखो इधर समझते जाओ। स्वबंध्यता क्या है डियर स्टूडेंट्स? मान लीजिए कि यह वर्तिकाग्र है, यह परागकोश है, यहां से परागकण निकला और यहां पहुंच भी गया। दोनों परिपक्व है, यह भी परिपक्व है, यह भी परिपक्व है, यानी दोनों जन्मक्षम है, दोनों में जनन की क्षमता डेवलप हो गई है। बावजूद उसके भी कुछ पादप ऐसे होते हैं जो खुद के ही परागकण को एक्सेप्ट नहीं करते कि ना भाई ना, नो 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 नो, किसी दूसरे पादप का परागकण आ जाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ये, लेकिन स्वयं के पादप का परागकण आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। एवलाएं कर रहा है ये। आगे क्या बात है समझ में? भाई ये भी जननक्षम है, लेकिन फिर भी इसका परागकण आ गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरे पादप का परागकण आ गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। इस चीज को कहा जाता है स्वबंध्यता, यानी अपने परागकण के लिए, खुद के परागकण के लिए जिस पुष्प का वो भाग है उसी पुष्प के परागकण के लिए वर्तिकाग्र क्या है? बंध्य है। क्या है? बंध्य है, यानी उसको पोषण नहीं देगा। आ गई बात समझ में? आ गई क्या? यस करो फटाफट। आ रही है क्या बातें समझ में? चलिए फिर आ रही है तो लिखो नोट्स। कुछ पौधों के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अनुकूलित होते हुए भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसे स्वबंध्यता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया। राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया। अच्छे से रटते चलिए। दूसरा अनुकूलन, एक लिंगता। क्या समझाएं अब आपको इसमें? यानी कि यहां पर पादप या पुष्प क्या होता है? एक लिंगी। स्पेशली पादप क्या होता है? एक लिंगी। अब अगर पादप एक लिंगी है तो स्वपरागण तो कहीं से कहीं हो ही नहीं सकता भाई, है ना। स्वपरागण तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। उदाहरण देखा था ना शुरू में पपीता का। नर पपीता अलग है, मादा पपीता अलग है। मादा पपीता के ऊपर मादा पुष्प आएगा, नर पपीता के ऊपर नर पुष्प आएगा, तो फिर नर पुष्प का परागकण मादा पपीता तक पहुंचेगा तब जाकर परागण होगा। तो ये परागण कौन सा हुआ? पर परागण।
अगर पादपों में एक लिंगता पाई जाती है स्टूडेंट्स, पादपों में एक लिंगता पाई जाती है तो संभावना किसकी बढ़ जाती है? पर परागण की। देखिए पढ़ लीजिए, जब पुष्प में नर या मादा में से केवल एक प्रकार के जननांग उपस्थित हो या तो नर जननांग ही हो या मादा जननांग ही हो, तो इसे एक लिंगता कहते हैं। पादप के समस्त पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल पर परागण ही हो सकता है। उदाहरण ककड़ी, तरबूज। उदाहरण ककड़ी, तरबूज। इस पर विचार करेंगे उदाहरण पे, है ना, क्योंकि शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहां। ककड़ी और तरबूज जो है इसको चेक करते हैं फटाफट। बिल्कुल स्टूडेंट्स गड़बड़ तो हुई है ना, टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है। अच्छा रहा हमारी इस पे हमारी नजर चली गई इस पर, नहीं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता। वैसे आ जाती नजर में, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और निश्चित तौर पर आप यहां से मुझसे प्रश्न पूछते ही सही, तो मैं बच गया थोड़ा सा कि ये जो है ना, ये इसमें केवल पुष्प एक लिंगी है, लेकिन नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पर है, तो यह स्वपरागण की संभावना रहेगी इसमें, तो ठीक है ना। पर परागण एक लिंगिता है ना, ये पुष्प तो एक लिंगी है, उदाहरण गलत नहीं, एक लिंगिता इनमें पाई जाती है, एक लिंगिता इनमें पाई जाती है, लेकिन इनमें पर परागण ही हो ऐसा जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो उदाहरण एक लिंगिता का सही है, लेकिन इनमें पर परागण हो ऐसा जरूरी नहीं, इनमें स्वपरागण भी हो सकता है, क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पर होते हैं। तो एक लिंगिता के द्वारा पर परागण में, पर परागण किसमें होगा हमें तो उसका उदाहरण देखना है। तो उसका उदाहरण आप क्या लिखोगे? खजूर लिख लीजिए और पपीता लिख लीजिए। तो इनमें एक लिंगिता भी है, एक लिंगिता तो इनमें भी है, लेकिन इनमें एक लिंगिता के कारण पर परागण ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनमें स्वपरागण भी हो सकता है, लेकिन इनमें एक लिंगिता के कारण हमेशा क्या होगा? पर परागण ही होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? बताओ तुरंत, है ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आ रही है ना आपकी बात? ठीक है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? खजूर और पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खजूर और पपीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा था ऐसा, कोई एक लिंगिता का उदाहरण गलत नहीं था, लेकिन एक लिंगिता के कारण परागण किसमें होगा उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता। भाई वहां समकाल पक्वता थी, यहां भिन्न काल में, वहां पर भी समझा दिया क्या कि कुछ पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायंग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ये बात मैंने समकाल पक्वता के समय भी बताई आपको, आप सिर्फ उदाहरण याद रखें। अच्छा, दो प्रकार के हो सकते हैं, पुम पूर्वता नाम से स्पष्ट है, अगर परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाए, पहले परागकण निकल जाए उसमें से, लेकिन स्त्री केसर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर परागकण कहां जाएगा? दूसरे पुष्प के दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचेगा, वहां के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो पुम पूर्वता कहेंगे। स्त्री पूर्वता यानी कि स्त्री केसर पहले परिपक्व होगा स्त्री केसर पहले परिपक्व होगा, जबकि पराग कोश के अंदर परागकण परिपक्व नहीं होंगे, तो इस कंडीशन को स्त्री पूर्वता कहेंगे। दोनों ही भिन्नकाल पक्वता के अंतर्गत आता है, और दोनों ही स्थिति में बच्चों स्वपरागण नहीं होगा, क्या होगा? पर परागण होगा। देखिए, पुम पूर्वता, जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे पुम पूर्वता कहते हैं। उदाहरण गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, आरण्य। ध्यान दीजिएगा, गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, आरण्य, पुम पूर्वता पाई जाती है इसके अंदर। स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता में क्या होगा? जब वर्तिकाग्र पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा, पादप तो काट देना है, चलो पीछे चलो वापस। उदाहरण रहेगा चंपा और बरगद। अब चूंकि है ना वहां पर, इसीलिए शायद वो मैंने गुड़हल नहीं लिखा था, आप उसको करेक्ट कर लेना। मैंने जो अलग से गुड़हल लिखा था ना, तो शायद मैंने इसी कारण से वहां से गुड़हल काट दिया था, क्योंकि गुड़हल में क्या होता है? पुंपूर्वता होती है, यानी कि यहाँ पर पराग कोश पहले ही परिपक्व हो जाता है, स्त्री केसर बाद में पकता है, यानी कि स्वपरागण की संभावना इधर उभयलिंगी होते हुए भी गुड़हल में स्वपरागण की संभावना कम होती है, क्योंकि पुंपूर्वता पाई जाती है, यानी पर परागण यहां पर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल उसको वापस काट देना, है ना, उसको मटर ही रहने देना, वहां से गुड़हल हटा देना। वैसे लिख दोगे तो कोई इतना गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में आ गए, तो फिर आप वहां से गुड़हल को हटा देना, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन में रख लेना, क्या रख लेना? सेकंड ऑप्शन में, उसके ऊपर घात लगा करके 2 लिख लेना कि भाई अगर कभी उदाहरण ऑप्शन वाले में आ जाए तो गुड़हल के अंदर स्वपरागण हो सकता है, लेकिन वो एक सेकंड ऑप्शन है, ज्यादातर संभावना किसकी होती है? पर परागण की होती है, आप ऐसा लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवरुद्ध परागणता या हरकोगेमी, बिल्कुल बोर मत होइए, बस थोड़े से और बने रहिए भाई। हरकोगेमी क्या हो गया? हरकोगेमी क्या हो गया भाई?
हर्कोगेमी को आप ऐसे समझ, स्त्री केसर, पुंकेसर, और बीच में मान लीजिए कोई ये दीवार बन गई दलों की, बाह्य दलों की, इस प्रकार से कवर कर लिया दलों ने और बाह्य दलों ने, तो यहां से परागकण निकला, लेकिन दलों और बाह्य दलों के कारण वो स्त्री केसर तक नहीं पहुंच पाया। यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग, पुंकेसर और स्त्री केसर में क्या आ गई, पुंकेसर और स्त्री केसर में क्या आ गई स्टूडेंट्स, संरचनात्मक बाधा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, संरचनात्मक बाधा उत्पन्न हो गई। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहा जाता है। कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसका नहीं है, तो आप एग्जाम्पल को तो छोड़ दीजिएगा इसको, और सीधा केवल आप परिभाषा ध्यान रख लीजिएगा। जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ गया, किसी में भी आ गया, तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा, किसी में भी आ सकता है। इसे अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहते हैं। विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व में क्या होगा, कुछ पादप क्या होते हैं, विषम वर्तिकात्व को समझिए आप। कुछ पादपों में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई पादप है, इस पादप का ये पुष्प है, तो इसका वर्तिकाग्र स्त्री केसर तो ये लंबा हो गया बहुत ज्यादा, और पुंकेसर छोटे ही रह गए, पुंकेसर छोटे ही रह गए। तो यहां से परागकोश निकलेगा भी सही, तो भाई ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, इतना ऊपर कैसे जाएगा, इतने ऊपर जाना संभव नहीं है इसके लिए। तो ये विषम वर्तिकात्व कहलाता है, इसको विषम वर्तिकात्व कहते हैं। यानी कि जो वर्तिका है या जो स्त्री केसर है, उसकी लंबाई परागकण की तुलना में ज्यादा हो जाती है, अनियमित हो जाती है, तो इस कंडीशन को विषम वर्तिकात्व कहते हैं। और ऐसा देखने को मिलता है कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में, प्रिमरोज के पादपों में। देखिए कुछ पादपों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, कुछ पुष्पों में वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटे होते हैं, जबकि कुछ में पुंकेसर लंबे व वर्तिका छोटी, उल्टा भी हो सकता है। इसे विषम वर्तिकात्व कहते हैं, और इसका उदाहरण है कैरियोफिलेसी कुल के पादप। कैरियोफिलेसी कुल के पादप में क्या होता है बच्चों, इसमें वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है पुंकेसर से, और इस कारण से इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरी इसी का एक और उदाहरण आप लिख लीजिए, प्रिमरोज, जिसको प्रिमुला वुल्गेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमुला वुल्गेरिस, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, प्रिमुला वुल्गेरिस। और जाते जाते बिल्कुल लास्ट है आपका, जाते जाते यहां पर भी आपको स्पेशल फैक्ट बताएंगे, क्योंकि जो बच्चा रुका है उसको कुछ ना कुछ स्पेशल फैक्ट जरूर मिलना चाहिए। एक तो आपने पढ़ा, देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं मैं आपको बीच बीच में, जैसे जैसे मुझे याद आ जाता है मैं बता देता हूं, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन याद आ गया तो बता देते, चलो आपके पास कुछ विशेष नॉलेज होगी। और चूंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास विशेष नॉलेज होना भी चाहिए, है ना, विशेष नॉलेज होना भी चाहिए। प्रिमरोज को क्या कहते हैं, 9 o'clock प्लांट कहा जाता है, 9 बजे का पादप कहा जाता है। 9 बजे का पादप क्यों कहा जाएगा, तो इसका जवाब अब आपके पास है। क्या है कि इसके पुष्प जो है रात्रि में आते हैं, रात्रि में खिलते हैं 9 बजे के आसपास, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, 9 o'clock प्लांट, यानी कि 9 बजे का पादप कह दिया गया है। इसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुष्प संध्या काल के बाद आते हैं, इसलिए इसको इवनिंग प्रिमरोज भी कहा जाता है। तो यहां तक आज आपने स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं और पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं उस पर डिस्कस किया है। पर परागण को थोड़ा और, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है पर परागण का, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।